इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने NH 727 को जाम कर विरोध किया। बता दें, साइकिल सवार किशोर गन्ना लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ा गया और आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर वाले गन्ना ओवरलोड होकर चलते हैं, जिसके कारण आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। घटना मजूलिया थाना क्षेत्र के नानुसती जगदीशपुर पथ से रामनगर भटवतिया गांव के पास की बताई जा रही है। सूचना पर ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कई थानों की पुलिस टीम के साथ SDPO, SDM, BDO और CO मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत कर लोगों को समझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद जाम समाप्त किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रामनगर भटवलिया के पास गन्ना लादा एक ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिसमें बगल से गुजर रहा तभी साइकिल सवार 16 वर्षीय अलामुद्दीन आलम इसकी चपेट में आ गया और उसके गन्ने के नीचे दब जाने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 727 को जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया। इस घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं अब प्रशासन से न्याय की मांग भी की जा रही है। ट्रैक्टर डोजर डिब्बा खोला पलट गया, ओकरा देह पर साइकिल सही से दबा दे रहा में एक्सपर्ट भी कर दे। का नाम पर लड़को है? अलमुद्दीन रौरा लड़का है? ना का नाम पर रहो? श्रीपुर मजहर आलम। सर, ये गाड़ी जो आ रही थी ये काफ़ी ओवरलोड थी, इसके वजह से ये घटना हुआ है। और ऊपर से गाड़ी जब चलती है तो ये रोड दलकता है, ज़मीन दलकता है, इतना ओवरलोड रहता है। इसके वजह से हम लोग चाहते हैं इस पे बैन होनी चाहिए पूरी तरह से। गाड़ी का जितना वजन जाना चाहिए उतना ही लेके जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकूर आलम। नियंत्रित ट्रैक्टर से बालक 19 वर्षीय बालक का दुखद मृत्यु हो गया है, जिसमें शासन के सभी लोग आए थे और समझाने बुझाने के बाद SMCS भेजा गया है, CMCS भेजा गया है तथा अनुदान संबंधित आश्वासन भी दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। चालक को भी गिरफ्तार कर दिया। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर सुरेश चंद्र रावत ने कपिल वस्तु थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और थाने पर उपलब्ध शस्त्रों, कारतूस और दंगा निरोधक उपकरणों की पर्याप्त और क्रियाशीलता की जांच की। साथ ही प्रशासनिक कार्यालय, बैरक्स, टॉयलेट्स, हवालात, भोजनालय, महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया और रंगाई पुताई वायरिंग 15 दिन में पूर्ण किए जाने के निर्देश। इसके साथ ही भोजनालय में मेन्यू के अनुसार ही भोजन तैयार करवाए जाने के निर्देश भी दिए गए। थाने पर मौजूद वॉच टावर को मरम्मत कराकर शीघ्र सक्रिय किए जाने की निर्देश भी दिए गए। तो इसके साथ ही सघन पेट्रोलिंग और रात्रि में सर्च लाइट के साथ पेट्रोलिंग कर आवागमन करने वालों पर सतर्क दृष्टि रखे जाने जैसे कई निर्देश भी दिए गए। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत माला स्टेशन को लेकर बंगाली समुदाय के लोगों ने सांकेतिक धरना दिया। बता दें, पीलीभीत के माला स्टेशन को बनवाने के लिए बंगाली समुदाय के लोगों ने डेरा डाला है। बंगाली समुदाय का कहना है कि माला स्टेशन बनाया जाए, तब तक माला स्टेशन नहीं बनेगा, हम लोग धरना जारी रखेंगे। इसको लेकर पहले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को विज्ञापन मिल चुके हैं, मगर अभी तक लोगों की मांगों को नहीं सुना गया। तो वहीं धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसको लेकर माला आलट को हटाकर स्टेशन बनाया जाए। सैकड़ों की तादाद में बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मीडिया से सामने खुलकर बोले कि बंगाली समुदाय के लोग, योगी मोदी ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर डेरा डाले रहे। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहाँ प्रदेश में जहाँ सरकार गहर विकास के नाम पर करोड़ों खर्च करने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में विकास के गाथाओं की कलई खुलती जा रही है। और ऐसा ही मामला जनपद मुख्यालय पर स्थित जगदीशपुर खुर्द गांव का है, जहां बुनियादी सुविधाएं सुचारू रूप से विकसित न होने के चलते यहां के ग्रामवासियों के द्वारा गांव के 2 बूथ यानी 363 और 364 पर मतदान बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया, जिसकी अग्रिम सूचना ग्रामवासियों ने जिलाधिकारियों के एक पत्र के माध्यम से कलेक्ट्रेट में सौंप दी। सौंपे गए पत्र में ग्राम में बुनियादी सुविधाओं के न होने की समस्त जिम्मेदारी ग्रामवासियों ने प्रशासन को दी और साथ ही पत्र में ग्रामवासियों के द्वारा जिलाधिकारी से यह आग्रह भी किया गया है कि उक्त संबंध में स्थलीय जांच कर समय से बुनियादी कार्यों को कराए, क्योंकि ग्रामवासियों का नारा है ग्राम में विकास नहीं तो मतदान नहीं। जिलाधिकारी को अग्रिम सूचना संबंधित पत्र देने वालों में दीप नारायण रस्तोगी, प्रभुनाथ, नितेश केसरी, राजकुमार रस्तोगी, देवेंद्र रस्तोगी, धर्मेंद्र, सुरेंद्र कहार,
रमेश रस्तोगी, अनीता, रीता, सीमा आदि समेत तमाम ग्रामवासी सम्मिलित हुए। खबर यूपी के महोबा से है, जहां महोबा मुख्यालय में नायब तहसीलदार के अवैध वसूली से परेशान होकर दर्जनों ट्रक मालिकों ने सदर तहसील पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। ट्रक मालिकों के आरोप है कि रात में निकल रहे ट्रकों को नाजायज तरीके से रोककर रुपयों की मांग की जाती है और आरोप यह भी है कि बीते दिनों से लेखपाल और होमगार्ड को साथ लेकर काफिले के साथ सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार ट्रकों से अवैध वसूली कर ट्रक मालिकों के नाक में दम कर रहा है। आपको बता दें, शहर कोतवाली क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के अवैध वसूली से परेशान ट्रक मालिक लामबंद होकर सदर तहसील पहुंचकर विरोध जता रहे हैं, जिसमें ट्रक यूनियन ने भी साथ खड़े होकर नायब तहसीलदार पंकज गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं आरोप है कि नायब तहसीलदार पंकज गौतम कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। सुबह 4 से 5 बजे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हम लोग ओवरलोडिंग पर और अवैध गिट्टी और मोरंग जांच करने निकले। तो वहाँ से एक ओवरलोडिंग का हमीरपुर चुंगी में खड़ा था, उसको हम लोग पकड़ के ला रहे थे चौकी में बंद करवाने के लिए। तो कुछ 8 से 10 लोगों ने आकर वहाँ पर हम और हमारी टीम को उसमें जाँच करने के दौरान रोका और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो वहाँ पर वीडियो बनाकर हम लोग पर आरोप लगाने लगे, हाँ, निराधार आरोप लगाने लगे। उसके बाद फिर वो लोग जो है हम लोग की गाड़ी पर उन्होंने हमला कर दिया। उसी तरीके से हम लोग वहाँ से बच के निकले वहाँ पर। तो फिर हम यहाँ पर तहसील आए तो वो लोग हम लोग को पीछा करते करते तहसील में भी आ गए और लगभग 8 से 10 मिनट हाँ हम लोग को यहाँ पर भी बंद करके रखा। जैसे ही हमारे कर्मचारियों को सूचना मिली सभी लोग यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर एसडीएम साहब को भी हम लोगों ने सूचना दे दी है, उन्होंने मौके पर तत्काल कार्रवाई करवाई और फिर जहाँ चलेगा धमकी देते हुए गए। कौन कौन लोग थे सर आप लोग? ये लोग जो ओवरलोडिंग का कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर और अवैध मिट्टी का जो जिनके खिलाफ जांच किए आदेश दिए गए थे, यही लोग। कितने लोग होंगे सर जिन लोगों ने बंद? 8 से 10 लोग थे। अब ये क्या नाम है आपका? अविनाश चौरसिया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सुबह सुबह आप लोग इतने सारे लोग तहसील में आए हैं, क्या दिक्कत है? अरे ये हमारे महोबा में नायब तहसीलदार आए हैं। इनका नियम है कि परसों शाम को निकले, परसों तो इन्हें पुलिस लाइन में वसूली की कम से कम 30-40 हज़ार रुपये, जिससे पैसा लिया है उस हमारे लोकल के मोटर मालिक हैं, बहुत ही परेशान है, अपनी गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। आज इन्होंने सुबह जेल के पास खड़े होकर एक गाड़ी से 40 हज़ार रुपये लिया। ड्राइवर बेचारा मुनीम बेचारा कहता रह गया कि साहब ओवरलोड नहीं है, हमारी गाड़ी काटा करा लो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जा रही है, और इन्होंने ना कोई काटा कराया और बोले साले लोकेशन में और बंद कर देंगे तुमको, अभी तो जेल जाओगे। और बाद में उसके मुनीम से 40 हज़ार रुपये ज़बरदस्ती ले लिया। होमगार्ड रहा और कम से कम नायब तहसीलदार के साथ कम से कम 10 लोग थे, पूरी गाड़ी भरी हुई थी, मतलब दो फालतू के लोग बैठा के चेकिंग का बहाना करके और बस पूरी रात पैसे की वसूली कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं लोग? ये कम से कम इनको अभी तीसरे से आज चौथा दिन है। और अभी हम लोग आए तो हमने कहा भैया अगर आपको ओवरलोड गाड़ियाँ चेक करना है चलो बैरियल पे चेक करो। बोले हम करते हैं, बोले बस सीधे आके यहाँ तहसील में भाग आए। तो हम लोग इनसे अपना पैसा वापस लेने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के एक विवादित बयान के सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में आजकल पूजा पाठ धर्म आस्था को लेकर वाद युद्ध छिड़ गया है। लेकिन इसके इतर एक खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मोतिहारी के सदर प्रखंड अस्पताल के प्रभारी शरण पासवान ने देखरेख में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक यज्ञ किया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कामना की। तस्वीरें देखिए, पूरा अस्पताल प्रांगण जहां मरीजों की भीड़ होती है वहां आज मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो गया। इस पूजा के आयोजन किस ख्याल से किया गया, ये आपको बता रहे हैं कि अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर श्रवण पासवान। देखिए, हम लोग कोरोना में पिछले वर्ष भी और अभी तक कोरोना के लिए टीकाकरण का भी कार्य कर रहे हैं। कई हमारे कर्मी भी काम करते करते बीमार हो जाते हैं और थक जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति हमारे सभी कर्मियों ने कहा कि भगवान के शरण में ही अब जाना होगा हम लोगों को, कि हम लोग भगवान महादेव का एक शांति जग करें, रुद्राभिषेक, ताकि आम जो नया वैरायटी कोरोना का आ रहा है उसके चलते, ओमिक्रॉन के चलते सारा दुनिया में लोग में अमन चैन हो, हमारा पूरा बिहार इस बीमारी के प्रकोप में नहीं आए। हम लोग पूरी तरह से
ये काम कर रहे हैं कि जो फर्स्ट डोज सेकंड डोज का है निर्धारण, हम अभी पूरे बिहार में एक तरह से फर्स्ट हैं और हमारे कर्मी भगवान से शिव से भी आराधना करते हैं कि भविष्य में हम लोगों को कोरोना का चाहे कोई भी वैरायटी हो उसका कोई असर नहीं हो। भगवान से यही वरदान मांगने के लिए ये पूजा का आयोजन किए हैं। मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान। खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां टोंक के चराई क्षेत्र में स्थित देवनारायण आवासीय विद्यालय की 21 छात्राओं की बीती रात को चूरमा बाटी खाने के बाद तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें उल्टी, दस्त व पेट की शिकायत होने लगी। लेकिन वार्डन को उपस्थित नहीं होने के कारण छात्राओं की सुध नहीं ली गई और वे रात भर दर्द से तड़पती रही। फिर उन्हें सोमवार सुबह स्कूल में पहुंचे टीचर्स ने टोंक के शहादत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और इस तरह लगातार छात्राओं के अस्पताल आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिस पर टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मेडिकल टीम को आवासीय स्कूल भेजे और सभी छात्राओं को चेकअप किया। जानकारी की माने तो चराई के देवनारायण राजकीय आवासीय छात्रावास में 228 छात्रा निःशुल्क रहती है और रविवार देर शाम को स्पेशल डाइट के तहत उन्हें छात्रावास प्रबंधन की ओर से स्पेशल डाइट में चूरमा बाटी दी गई थी, जिसके करीब आधे घंटे बाद ही छात्राओं का सिर दर्द करने लगा और कईयों को उल्टी दस्त हो गए। लेकिन वहां ना तो वार्डन थी और ना ही प्रिंसिपल थी और इसके चलते रात भर ये छात्राएं दर्द से तड़पती रही और सुबह करीब 10 बजे उसी कैंपस में फिर स्कूल में लेक्चरर पढ़ने गए तो उन छात्राओं ने अपनी समस्या बताई और इससे जो शिक्षकों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने अपने स्तर पर वाहन कर दोपहर करीब 12 बजे 7 छात्राओं को शहादत अस्पताल लाए और उसके बाद लगातार छात्राओं का अस्पताल आना जाना शुरू हो गया। बता दें, छात्रावास की छात्राएं कोमल चौधरी, पूजा गुर्जर, अन्नू गुर्जर ने बताया कि रविवार शाम को स्पेशल डाइट में चूरमा बाटी बनाई थी। इसे खाने के बाद करीब आधा घंटे में ही करीब छात्राओं को चक्कर आने लगे, पेट दर्द हुआ और कहीं को उल्टी दस्त भी हो गए। लेकिन वहां चतुर्थ श्रेणी की महिला थी, वार्डन और प्रिंसिपल नहीं थे, इसलिए उन्हें एक टैबलेट तक नहीं मिली। आपको बता दें, इससे पहले भी इस आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर घटिया भोजन देने का आरोप भी लगाया था। वहीं प्रशासन की पहल पर छात्राओं ने हड़ताल समाप्त की, लेकिन एक बार फिर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तो वहीं कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि गंभीर मामला है और इसका पता लगने के बाद पहली प्राथमिकता छात्रों के इलाज पर रहेंगे। तो वहीं हॉस्टल में मेडिकल टीम भेजी गई है और सभी छात्रों को चेकअप किया जा रहा है। तो वहीं रात की भोजन सामग्री और पानी के सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ मिलावटी व अशुद्ध खाद्य सामग्री पाई जाती है तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो वहीं प्रिंसिपल वार्डन के नदारत रहने के मामले को भी देखा जाएगा। नाम बताओ आपका। कोमल, क्या समस्या है, किस तरीके की शिकायत है? हमारे खाने में कल जो खाना बना उसमें पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे सभी लड़कियों के पेट में दर्द होने लग गया, उल्टी होने लगी, कई लड़कियों को दस्त लग गई। फिर पहले भी ऐसा कई बार हमारी लिया लड़के वगैरह ऐसे आई थी, तो हमने मैडम को कई बार बोला, मैडम ने हमारी समस्या नहीं सुनी। उसके बाद हमने धरना प्रदर्शन किया तो अधिकारी गया यहाँ अधिकारी, तो उन्होंने बोला कि अब सब ठीक हो जाएगा। हमने 7 घंटे का धरना प्रदर्शन किया था। नहीं, अभी क्या हुआ बताया, आज क्या हुआ है? अभी शाम को जब खाना खाया ना तो उसके बाद से लड़कियों के पेट में दर्द होने लग गया और कई लड़कियाँ उल्टी भी थी। सुबह जब हमारे वार्डन तो यही नहीं, तो इसका वार्डन नहीं था, सुबह जब टीचर से आए तो एग्जाम चल रहे थे, हम स्कूल में आए तो बहुत से लड़कियों के पेट दर्द हो रहा, सब लड़कियाँ स्कूल में आए, सभी ने पता चला कि लड़कियों के पेट में दर्द हो रहा है। प्रिंसिपल मैडम ने तो छुट्टी ले रखी है 1 महीने की। कितनी बच्चियाँ भर्ती हुई? कितनी बच्चियाँ भर्ती हैं यहाँ पे? 7 लड़कियाँ भर्ती हैं। किस तरीके का वहाँ पे परेशानी होती है? आपको खाना मेन्यू के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, सड़ा हुआ खाना मिलता है, क्या समस्या है? खाने में इलियाँ लटियाँ मिलती है और मेन्यू के अकॉर्डिंग नहीं मिलता और मेन्यू पे लिखा हुआ है हमारे में। क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी आ चुके हैं वहाँ पे, मैडम क्या कहती हैं, शिकायत करती है? मैडम तो कहती है बेटा वो सुधर जाएगा। कब से समस्या चल रही है? लगभग इस साल जब से लॉकडाउन के बाद सितंबर से स्कूल खुले तब से। रात को आपने क्या क्या खाया जिसकी वजह से? दूसरी की कर लेंगे बैठ। चूरमा बाटी दाल। सुबह मॉर्निंग पोहे बता रहे ना आप? मॉर्निंग में अभी जस्ट की बताओ, सुबह मॉर्निंग में पोहे थे। ठीक है, ठीक है। आप
जिला कृषि अधिकारी उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत झूलीपुर चौराहे पर मौर्य बीज भंडार की दुकान पर किसानों की शिकायत पर यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसके सापेक्ष में जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह व तहसीलदार शोहरतगढ़ के नेतृत्व में झूलीपुर चौराहे पर मौर्य बीज भंडार की दुकान में छापेमारी की गई और इस दौरान किसानों का बयान लिया गया। किसानों ने बताया कि यूरिया खाद 400 प्रति बोरी की दर से दुकानदार ने दिया है, जिसके सापेक्ष जिला कृषि अधिकारी ने प्रथम सूचना के आधार पर FIR दर्ज करवाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 7 की धारा पंजीकृत कर दुकान को सील किया गया। तो वहीं सूचना जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी गई और जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने कहा कि कोई भी दुकानदार उर्वरक की कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो किसानों के द्वारा शिकायत मिलती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। बीज भंडार इसकी दुकान के प्रोपराइटर जितेंद्र मौर्य की शिकायत मिली कि 400 रुपया में यूरिया बेच रहे हैं। उसमें से अधिकांश भारत के रहने वाले किसान हैं। इसकी शिकायत की जांच के लिए ADVG को भेजा गया। इसने भी बयान दर्ज किया किसानों को, इसमें 400 रुपया यूरिया प्रति बैग बेचने की कोशिश हो रही है। शिकायत तहसीलदार शोहरतगढ़, SDM साहब शोहरतगढ़ और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष में की गई। दूरभाष पर मैं मौके पर तहसीलदार शोहरतगढ़ के साथ निरीक्षण करने आया। रास्ते में किसानों ने भी बताया कि 400 रुपये में यूरिया बिक्री किए हैं और उसकी वीडियो उपलब्ध कराई गई। इनका पूरा स्टॉक सीज करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जनपद के अन्य कोई भी दुकानदार अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विद्यालय में आयोजित 26वां दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंच से अपने संबोधन में महिलाओं पर केंद्रित रही और उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्त्री और पुरुष में समानता की बात करते थे और कहते थे कि महिलाओं को समानता का दर्जा देकर ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। आनंदीबेन पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि 2020-21 के सर्वे में अस्पताल में होने वाले महिलाओं का प्रसव 67% से बढ़कर 83% हुआ है और यह हमारे लिए बेहद ही गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोलते हैं कि महिलाओं का प्रसव अस्पताल में ही होना चाहिए, जिससे जच्चा बच्चा दोनों ही बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं के 100% प्रसव अस्पताल में ही होने चाहिए, यह हमारा दायित्व है। साथ ही आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में बढ़ोतरी हुई है और 5 साल पहले पुरुषों की तुलना में 1000 स्त्री 999 थी, जो कि बढ़कर अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1017 हो गई। उन्होंने युवाओं पर तंज कसते हुए कहा कि लड़कों को अब चिंता नहीं होगी, अब आप बड़े हो जाएंगे तो पत्नी मिल जाएगी। दरअसल आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आनंदीबेन पटेल ने 107 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिया। इसके साथ ही जनपद में स्थित नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करते हुए मेधावी बच्चों को वहां भी गोल्ड मेडल प्रदान किया। तो वही गोल्ड मेडल पाए विद्यार्थियों ने खुशी का इजहार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्त्री पुरुष में समानता की बात करते हैं। उनका मानना था कि महिला को बराबरी का दर्जा देकर ही स्वस्थ और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि NFHS 2020-21 के सर्वे में कुछ सराहनीय बातें सामने आई। इसके मुताबिक प्रदेश में अब संस्थागत डिलीवरी अस्पतालों में जो होने वाली प्रसव 67% से बढ़कर 83% हो गई है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। जब देश का कोई प्रधानमंत्री इसके बारे में ऐसे कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से बोलते हैं कि प्रसव, हर महिला का प्रसव हॉस्पिटल में ही होना चाहिए, ताकि हम माँ को भी बचा सकते हैं और हम बेटे बेटी को बचा सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ 100% डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए और ये हमारा दायित्व है कि हम जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं
इसमें एक पॉइंट वो भी होना चाहिए, सशक्त बच्चे पैदा हो जब हमारी सशक्त बेटी सशक्त होगी। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 5 साल पहले प्रति 1000 पुरुषों पर 995 महिलाओं थी, जो अब बढ़कर 1017 हो गई। मतलब अब खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 1 साल तक चले किसान आंदोलन की सफलता के उपलक्ष्य में विजय यात्रा रैली 22 दिसंबर को डीडवाना आएगी और इस अवसर पर क्षेत्र के किसानों के द्वारा किसान विजय यात्रा का स्वागत किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष किसानों की आम सभा भी आयोजित होगी। कामरेड रामनिवास शर्मा मोहम्मद सलीम रंगरेज ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अमराराम की अगुवाई में निकाली जा रही इस यात्रा के डीडवाना आगमन पर अमराराम के साथ ही किसान नेता भागीरथ यादव और भागीरथ नेतड़ का अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान यात्रा नई क्षेत्रों से होकर गुजर रही है और इस यात्रा के माध्यम से किसानों को आंदोलन की सफलता के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के तहत नागौर जिले में 7 माह तक टोल बंद कराए जाने के लिए किसानों ने संघर्ष किया और किसान आंदोलन के समर्थन में भी लगातार प्रदर्शन करते रहे। तो वहीं परिणाम स्वरूप राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों पर मुकदमे दर्ज करवाकर किसान विरोधी होने का परिचय दिया। तो वहीं केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेने को मजबूर हुई। खबर आगरा से है, जहां आरएलडी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन इगलास में मनाया जाएगा, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसानों को संबोधित करेंगे। तो वहीं 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का भी ऐलान होगा। आरएलडी के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जनता का काफी संख्या में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आरएलडी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी की तुलना आवारा सांड से की और कहा कि लाल रंग को देखकर तो सांड ही भड़कता है और इससे ज्यादा हम क्या करें। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जनता के आशीर्वाद से 300 से ज्यादा सीटें लाकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो स्कूल बन के बैठने के काम आ रहे हैं। कौन सा ऐसा आदमी है इस भारतवर्ष में, आप जिस देश की आबादी 40% से ज्यादा गरीब हो, वहाँ पर आप 1000 रुपये का सिलेंडर देंगे और आप ये पूछेंगे कि ये आदमी के घर में रसोई जलेगी, कैसे जलेगी। तो जब आपने घरों से निवाला भी छीन लिया है तो ये आवाम हमें भरोसा दे रही है। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, डॉक्टर साहब बैठे, मैं उनकी इजाज़त से आपको बता दूँ, उसमें अथक परिश्रम दिया गया है। ये पहली ऐसी राजनीतिक दल की पहल है जिसमें मैनिफेस्टो हमने ऑफिस में बैठ के नहीं बनाया है। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों के बीच में गए, संवाद किया है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जो ये कह सके कि उससे बात नहीं की गई है। उनकी तकलीफों को संजोया गया इसमें। हम लोग लुभावन नहीं बनाना चाहते, मैनिफेस्टो के देखने में बहुत अच्छा लगा। जो यथार्थ पे फलवित हो, जब हम 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं तो सुबह की आबादी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, आपको रिजल्ट हो जाएगा कि हम कितनी नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये आधारित है, अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, हम सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता आवाम में खलबली, तो आज ये गठबंधन की राजनीति होगी। क्योंकि हमारे छोटे जो मुद्दे हैं, हमारे घर के मुद्दे हैं। एक गांव में आदमी है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चाइना के बॉर्डर पे क्या पड़ रहा है। उसको इस बात से जरूर फर्क पड़ रहा है कि हमारे बच्चे की फीस जा रही है कि नहीं जा रही, हमारे घर में शाम को चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। तो हम सब पहले उन मुद्दों को लेकर के हम लोग इस बात पे काम कर रहे हैं कि थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल, कि हम लोकल स्तर पर सोचेंगे लेकिन काम हम वैश्विक के स्तर पर करेंगे। तो मुझे लगता है आप सबके सवालों के अगर और जवाब कोई प्रश्न। ठंड का तापमान बढ़ रहा है, तो वहीं आज 21 दिसंबर होने के बावजूद नगर निगम के द्वारा कहीं भी अलाव लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते गरीबों को वहीं घूमने वाले जानवरों को राहत नहीं मिल पा रही, जिसके चलते ठंड लगातार बढ़ रही है और धीरे धीरे अब कोहरे ने भी अपना रूप ले लिया है। लेकिन नगर निगम के कान पर जू नहीं रेंग पा रही और कहीं न कहीं लगता है कि नगर निगम को जनता की कोई चिंता नहीं।
क्योंकि इससे पहले भी नगर निगम के द्वारा जगह जगह लकड़ी गिराकर व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं सता रही। बेगमगंज वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि मुरारी यादव ने नगर निगम पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम लकड़ी के मामले में लंबे घोटाले कर रहा है। वहीं पिछली बार 2017 में 60,000 की लकड़ी का बिल दिखाकर केवल 20,000 की लकड़ी जलाई गई। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस वार्ड के पार्षद अर्जुन यादव ने कहा कि वार्ड की नालियां पूरी तरह से जर्जर हो। जिस तरह से काम होता था, कहीं न कहीं नगर निगम के महापौर में लापरवाही देखने को मिल रही है और अभी तक इस कड़ाके की ठंड में नगर निगम के द्वारा वार्ड में कहीं भी लकड़ी नहीं गिराई गई। तो मेयर व नगर आयुक्त को इस मामले में पूरी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसका कोई सुध नहीं लिया। जहां ठंड खत्म हो जाएगी तब जाकर नगर निगम लकड़ी गिराएगा और अलाव की व्यवस्था करेगा, सवाल बना है। और अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और नगर निगम कितनी जल्दी जनता को लकड़ी के अलाव की राहत दे पाता है। एकदम जीरो है। नगर निगम अपने क्षेत्र सुभाष चंद्र बोस वार्ड की हम बात करते हैं, आज लगभग 4-6 महीने से कई नालियाँ क्रॉसिंग हमारे वार्ड में जो है जर्जर पड़ी हुई हैं। कई बार जो है प्रस्ताव देने के बाद भी अभी तक वो नालियाँ नहीं बनी, जबकि महापौर जी द्वारा 2 लाख का जो है प्रत्येक वार्ड में नाली और क्रॉसिंग बनाने के लिए लॉलीपॉप दिया गया। महापौर जी की तरफ से भेजा गया विभाग को, विभाग द्वारा अभी तक नाली बनाने का कोई वो नहीं आया। तो कल हम लोग महापौर जी से मुलाकात किए, पार्षद 4-5 पार्षद हम लोग साथ में गए थे, महापौर जी से मुलाकात हुई। महापौर जी कल जो है नगर आयुक्त से बुलाकर उनसे बातचीत किया और 2-3 दिन में अलाव गिराने के लिए कहा गया है और कंबल इसी महीने के लास्ट में भी बांटने के लिए कहा गया है। ये देखने को मिलता था इससे पहले 10-12 दिसंबर 10-12 तारीख तक कंबल और अलाव गिरना शुरू हो जाता था, कंबल भी बढ़ जाता था 10-12 तारीख में। तो पार्षद सुभाष चंद्र बोस वार्ड अलाव के बारे में एक भ्रष्टाचार की शिकायत हम और करना चाहिए। 2006 में जब हम सभासद थे तो मैंने बोर्ड में एक क्वेश्चन उठाया था कि एक स्थान पे कितने अलाव की लकड़ी गिरती है, कितना वजन होता है, तो 50 किलो बताया गया। मुझे जो मास्टर रोल दिया गया था उसमें 110 किलो 1.5 कुंटल फलान दिमाग, जबकि मैंने तौलवाया था कि 35 किलो 40 किलो इससे आगे लकड़ी कहीं भी नहीं गिरी। 20 लाख की लकड़ी गिरती है और 60 लाख का पेमेंट होता है। ये भ्रष्टाचार है अलाव की लकड़ी में। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। यहाँ जनता ठंडी मर रही है, उसके बाद उसमें घूस खाए जा रहे हैं और वही हाल अभी भी होगा। अभी आज 21 दिसंबर हो चुका है, लकड़ी गिरती नहीं गिरती है, कभी 10 स्थान गिरेगी, कहीं 12 गिरेगी, जबकि मुझे 200 स्थान दिखाया गया था उस समय, जबकि 200 स्थान पर लकड़ी कभी जली ही नहीं। केवल 2 जगह लकड़ी गिरती है, एक नाका चुंगी पर, एक यहाँ पर और कभी कभी मकबरे गिर जाती बस।